नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। और ये एक वन लाइनर फॉर्मेट में है, जिसमें हम घटना चक्र जनरल अवेयरनेस का जो सोर्स है उससे लिया गया है और ये वन लाइनर है। तो चलिए देखते हैं आगे की क्वेश्चन को, जो कल जहाँ पे ख़त्म किया गया था उससे जस्ट आगे की क्वेश्चन, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। जिससे कि भारत का भौतिक स्वरूप है उसके 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे तो इसको और भी भागों में बांटा गया, लेकिन हम लोग को मुख्यतः 4 भागों में, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग और तटीय मैदान। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग और तटीय प्रदेश है। और इसे और भी एक अन्य जिसे कि था रेगिस्तान के भाग में भी बांटा जाता है, लेकिन मुख्यतः इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और तटीय मैदान और द्वीपीय भाग। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% यानी कि 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत, 18.5 भूभाग पर पहाड़ी और 27.7 भूभाग पर पठार और 43.2 भूभाग पर विस्तृत मैदान है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, जितना संपूर्ण क्षेत्रफल का जो ऊंचे पर्वत श्रेणी है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 10.6% भूभाग पे है। और इसी प्रकार से पहाड़ी जो है वो 18.5% भूभाग पर है और पठार जो है वो 27.7% भूभाग पर पठार है और 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। ये भारत का संपूर्ण स्थलखंड को बांटा गया है, जिसमें हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। और चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो एक मिनट, चलिए। हाँ, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अब इसे क्या है ना कि जो हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है उसको अब हम लोग देखते हैं और उसके डिटेल्स को देखते हैं। डिटेल्स दैट मीन्स कि वन लाइनर फॉर्मेट में है। ऐसा नहीं है कि पूरे डिटेल्स से पढ़ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ यह रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में हम लोग केवल उन वन लाइनर क्वेश्चन या वन लाइनर माध्यम से हम लोग जो सोर्स मिलेगा उसका अध्ययन करेंगे। जब इनका विस्तृत अध्ययन करना होगा तो हमें कंप्लीट जो पैकेज आएगी उसके तहत पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग आपको अच्छे से एकदम कंप्लीट टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अच्छे डिटेल्स करके पढ़ाएंगे। तो चलिए अभी जो वर्तमान जिस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं उसे देखते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है टैथिस सागर के ऊपर उठने के कारण होता है। सभी लोग जानते हैं कि हिमालय का जो निर्माण है वो टैथिस सागर के ऊपर उठने से हुआ है, जबकि आधुनिक भूगोलविद का मानना है कि यह प्लेट विवर्तनी के कारण हुआ है। आधुनिक जो ये है भूगर्भविद हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्लेट विवर्तनी के कारण ही अभी वर्तमान जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। लेकिन हम लोग इसमें जानते हैं कि जब गोंडवाना लेन का भाग टूटता है और टूटने के बाद वो भाग उत्तर की तरफ खसकता है, तो वो जाके यूरेशियन प्लेट में ठोकर मारता है। यूरेशियन प्लेट में वहाँ ठोकर मारता है जहाँ पहले टैथिस सागर थी, और इसलिए वहाँ का जो है वहाँ उथला भाग भाग जो है ऊपर उठता है, उसे ही हिमालय पर्वत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों को, उत्तर के
पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियों का जो नाम है वो कौन कौन सा है? तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, वृहद हिमालय महान हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है और बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है। तो जो इसके पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय, महान या वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय है। आगे देखते हैं, अब इसका हम लोग देखते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। इसमें हम लोग देखते हैं, अभी मैंने बताया कि इसका विभाजन हुआ, तो अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। काराकोरम की पर्वत चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है भारत की सबसे ऊंची चोटी। वैसे तो पूरे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का ही भाग है और यह नेपाल हिमालय में पड़ता है, यानी कि नेपाल जो देश है उसमें पड़ता है, जिसे वहां पे सागर माथा कहा जाता है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात जब जिक्र की जाती है तो वो K2 या गाडविन ऑस्टिन है जो इसके काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। इंडो सांगपो सच्चर जोन ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। तो अब पूछता है कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग कौन करता है? तो इंडो सांगपो सच्चर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। चलिए आगे को चलते हैं और देखते हैं वृहद हिमालय को। वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं, श्रेणी है। चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन सबसे ऊंची श्रेणी होती है तो वो वृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं और इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से नेपाल में स्थित है। तो हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में ही, यानी कि हिमाद्री में ही या वृहद हिमालय में ही स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है जो नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा 8598 मीटर, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा वृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। एवरेस्ट तो वृहद हिमालय या महान हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है ही। इसके अलावा कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर तथा नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट एवं नामचा बरवा ये भी वृहद हिमालय के ही भाग हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो एक जगह हम लोगों ने सच्चर जोन के बारे में हम लोगों ने देखा जो कि ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय को अलग करता है, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूली, धौराधर और नागटिब्बा श्रेणी आती है। तो लघु हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती है? लघु हिमालय में लघु हिमालय या मध्य हिमालय में अर्थात हिमाचल श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नागटिब्बा श्रेणी आते हैं। पीर पंजाल कश्मीर लघु हिमालय का सबसे बृहद श्रृंखला है। पीर पंजाल जो कि कश्मीर में अवस्थित है, यह लघु हिमालय की सबसे बृहद श्रृंखला है। वृहद या लघु हिमालय के मध्य लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू व कांगड़ा घाटी स्थित है। तो वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य में कौन कौन सी घाटी? तो लाहौल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी मिलती है।
लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह, लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिसे कश्मीर में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो लघु हिमालय में जो अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं उसे कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। कौन कौन सा? मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली व दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के कारण, उत्तर भारत के विशाल मैदान के विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराइन प्रदेश। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान, अभी हम लोग उत्तर भारत के पर्वतीय श्रेणी देखिए, अब देख रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान, और जिसमें हम लोगों ने इसको 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराइन प्रदेश। भाबर प्रदेश जो है, भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी, भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु यानी कि पश्चिमी सिरा इसका सिंधु से पूर्वी सिरा तीस्ता के पूर्व तक फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र है? भाबर प्रदेश, जो कि शिवालिक की तलहटी में यानी कि जो हिमालय का सबसे बाह्य भाग है जिसे शिवालिक कहा जाता है, उसकी तलहटी में सिंधु नदी पश्चिमी सिरा से लेकर तीस्ता नदी पूर्वी सिरा तक भाबर प्रदेश फैला हुआ है। भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों की बजरी अधिक पाई जाती है। भाबर प्रदेश में पार्यगम अधिक होने के कारण नदियां यहां विलुप्त हो जाती हैं। बांगर प्रदेश, तो बांगर प्रदेश, बांगर मैदानी भागों के उच्च भाग, बांगर जो है मैदानी भागों के उच्च भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। बांगर वैसे प्रदेश को कहते हैं जो कि मैदानी भागों में भी थोड़ा ऊंचा होता है, जहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। और बांगर मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिनमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। ये भी तो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन ये जो है ना, अब यहाँ पे पानी का सोर्स नहीं पहुंच पाते, यानी कि अब बाढ़ की पानी ये जिस प्रदेश में नहीं पहुंच पाती है वो बांगर प्रदेश होता है। और वहां भी कंकड़ और रेत की मिट्टी प्रदेश, क्योंकि कभी वहां पे से भी जो है बाढ़ का पानी गुजरता था। चलिए आगे देखते हैं। और बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं, खादर। खादर प्रदेश को नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी का बना होता है और खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है। खादर प्रदेश में कछारी प्रदेश, बाढ़ का मैदान, खादर प्रदेश में कछारी प्रदेश बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी खादर प्रदेश डेल्टा का निर्माण करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी खादर प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती है। तराइन प्रदेश में आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण प्रायः तराइन प्रदेश में दलदली मैदान होते हैं। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियां तराइन प्रदेशों में पुनः सतह पर आ जाती है। जो नदी भाबर प्रदेशों में विलुप्त हो जाती है क्योंकि वहां बड़े बड़े पत्थर चट्टान पाए जाते हैं, जो कि जिसके नीचे से पानी तो बहती है, ऊपर से वो दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पे नदी विलुप्त हो जाती है और पुनः यह सतह आ जाती है तराइन प्रदेश में। तराइन प्रदेश में घने वन होते हैं। तराइन प्रदेश में क्या होते हैं? घने वन होते हैं। तराइन प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया, तराइन प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। द्वीपीय भाग, द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, द्वीपीय भाग में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार में लगभग 222 छोटे द्वीप होते हैं। लगभग 222 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान का सबसे बड़ा पोत जो है या बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप में सब समूह अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार जहाँ पे बंगाल के खाड़ी में स्थित है, वहीं लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीपों में 36 द्वीपों का समूह मिलता है। अंडमान निकोबार में 222 छोटे छोटे द्वीपों का समूह मिला है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह मिला है। लक्षद्वीप के मात्र 11 ही ऐसे द्वीप है जहाँ पे मानव की आबादी रहती है, जहाँ पे मानव की आबादी रहती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंडरोट या एंडरोथ द्वीप है। पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पब्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में नारकोंडा और बैरन, भारत में नारकोंडा तथा बैरन नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडा सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार को अलग करता है। भारत के पूर्वी समुद्री तटों के कन्याकुमारी से डेल्टा कृष्णा डेल्टा तक का तटीय क्षेत्र कोरोमंडल क्षेत्र, कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का जो क्षेत्र होता है वो कोरोमंडल तट होता है और उत्तर तटीय क्षेत्र जो कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तर तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन एन्नोर और तमिलनाडु और पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन सा है? तो पारादीप उड़ीसा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन व एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है। प्रमुख पुलिकट बंदरगाह जो है, पुलिकट बंदरगाह वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। चिल्का झील जो है वो ओडिशा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में प्रमुख लैगून झील है। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्मा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत का जो तटीय भाग है वो आपको पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में पहले अध्ययन करते हैं। पूर्वी भाग में जो है आपका कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक के प्रदेश को कोरोमंडल तट और कृष्णा डेल्टा से लेकर
उत्तरी जो है आपका तटीय क्षेत्र जो है वहां तक को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसमें पारादीप, अंडमान, उड़ीसा में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह है। और पुलिकट जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। चिल्का जो कि उड़ीसा में है। और कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है। प्रमुख लैगून है जो कि पूर्वी तट क्षेत्र पर पाए जाते हैं। कांडला जो है, कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारमा गोवा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, नावासेवा महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, भारत के पश्चिमी समुद्री, जिस प्रकार से हम लोगों ने पूर्वी तटीय प्रदेश को बांटा था उसी तरह से भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेश को देखेंगे तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट और गोवा से लेके गोवा से लेके भारत के पश्चिमी पूर्वी तट में गोवा से लेकर गुजरात तक के क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक के क्षेत्र गोवा से कर्नाटक के मंगलोर के तटीय क्षेत्र को केनरा तट और मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को वहाँ का स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अध्ययन किया, आज हम लोगों ने भारतीय ज्योग्राफी में जो अध्ययन किया, भारत का भौतिक स्वरूप किया, जिसमें भारत के भूभाग को 4 भागों में बांटा गया, जो कि हम लोग देखते हैं पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, विशाल में प्रायद्वीपीय भारत और तटीय प्रदेश। ठीक है, आगे इसको फिर डिटेल्स करते हैं। पर्वतीय प्रदेश में भी हम लोग 3-4 पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग काराकोरम श्रेणी, वृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक, इन सबों का वन लाइनर फॉर्मेट में अध्ययन करते हैं। आपके अध्ययन की सुविधा को देखते हुए ये एक रिवीजन क्लास है और आने वाले समय में आप लोग को कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के लिए 50 क्लासेस, हिस्ट्री के लिए 50 से 65 क्लासेस, आपको पॉलिटी के लिए 40 क्लासेस, आपको ये सारे क्लासेस जो आएंगे जो बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसमें हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जाएंगे। और इस तरह से आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का पार्ट 2 किया। ये एक रिवीजन क्लास है, इसको कंटिन्यू आप सुनते रहें, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।